जब हम भारत के नक्शे को ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है उत्तर की ओर, जहां बर्फ से ढके विशाल पर्वत मूक खड़े हैं, जैसे किसी पहरेदार की तरह। ये हैं हिमालय, भारत का ताज, जिसकी गोद में छुपे हैं कई रहस्य, कई नदियां और ऊंचाइयों को छूते शिखर। उन्हीं में से एक है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई लगभग 886 मीटर है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत बनाती है। यह पर्वत सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। चारों ओर घने जंगल, बादल से ढकी चोटियां और इसके आसपास बर्फ की चादर ओढ़े कई छोटे छोटे पर्वत। कंचनजंगा के आसपास के इलाके से बहती है तीस्ता नदी, जो सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की ओर बहती है। ये वही इलाके हैं जहां से कई छोटी नदियां जन्म लेती हैं और मैदानी इलाकों को जीवन देती हैं। इस इलाके की वादियां इतनी शांत हैं कि हर धारा की आवाज एक संगीत सी लगती है। अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलें तो उत्तराखंड के बीचों बीच स्थित है नंदा देवी पर्वत। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1716 मीटर है। नंदा देवी हिमालय की गोद में बसा एक अभेद्य किला सा लगता है। यहाँ के ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, जो आगे जाकर अलकनंदा से मिलती है और गंगा बन जाती है। भागीरथी नदी के बहाव के साथ साथ जैसे पहाड़ अपना सौंदर्य गंगा को सौंपते जाते हैं। गंगा, जो भारत की आत्मा कही जाती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा के साथ साथ यमुना नदी भी निकलती है। वो यमुनोत्री ग्लेशियर से। यह स्थान भी उत्तराखंड में पड़ता है। यमुना हिमालय के बांदरपूंछ पर्वत क्षेत्र से निकलती है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अब नजर डालते हैं भारत के अन्य ऊंचे पर्वतों पर। कामेट पर्वत उत्तराखंड में ही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1776 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है और यहां से ढेरों छोटी जलधाराएं निकलती हैं, जो आगे चलकर कई नदियों में मिलती हैं। वहीं त्रिशूल पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1720 मीटर है, यह भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। भारत के पूर्वोत्तर की ओर बढ़ें तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आपको मिलेगा नामचा बरवा का पहाड़ी क्षेत्र। हालांकि यह असल में तिब्बत में आता है, पर पास के भारतीय हिस्सों में भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की भरमार है, जहां से ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होकर भारत के अरुणाचल में प्रवेश करती है और असम, फिर बांग्लादेश चली जाती है। अब अगर हम बात करें भारत के दक्षिण की, तो यहाँ के पर्वत उतने ऊंचे तो नहीं, लेकिन यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं भी बेहद अहम हैं। जैसे पश्चिमी घाट, जो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से होकर गुजरती हैं। यहीं स्थित है भारत का सबसे ऊंचा दक्षिणी पर्वत, अनामुड़ी। इसकी ऊंचाई लगभग 3795 मीटर है और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यहाँ से पेरियार, पंपा और अन्य छोटी नदियां निकलती हैं, जो केरल को जीवन देती हैं। पूर्वी घाट की ओर चलें तो यहाँ आपको मिलेंगे अरमकोंडा और महेंद्रगिरी जैसे पर्वत। महेंद्रगिरी की ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है और यह ओडिशा में स्थित है। यहीं से निकलती हैं छोटी छोटी नदियां, जो ओडिशा की उपजाऊ जमीनों को सींचती हैं। यहाँ से ऋषिकुल्या और वंशधारा जैसी नदियां निकलती हैं। अगर सबसे छोटे पर्वतों की बात करें तो भारत में कुछ पहाड़ियां हैं जो लगभग 300-500 मीटर की ऊंचाई की है, जैसे शिलोंग पठार में मौजूद पहाड़ियों की कुछ चोटियां, या फिर राजस्थान के अरावली पर्वत, जो भारत के सबसे पुराने पर्वत माने जाते हैं। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले हैं और इनकी कुछ ऊंचाइयां तो बस 500-600 मीटर की ही हैं। अरावली की गुरु शिखर छोटी माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यहीं से साबरमती और बनास जैसी छोटी नदियां निकलती हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां ज्यादा ऊंचाई नहीं है, वहीं अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों ने जलवायु को संतुलित किया है। इन पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां गुजरात और राजस्थान की जमीन में जान फूंक देती हैं। अब चलते हैं मध्य भारत की ओर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में सतपुड़ा और विंध्याचल की श्रृंखलाएं हैं। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है।
यहीं से नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां निकलती हैं। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में समाहित होती हैं, जो भारत की खास भौगोलिक विशेषता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह गंगा और नर्मदा के बीच की जल विभाजक रेखा का काम करती है। यहां से कोई बड़ी नदी नहीं निकलती, लेकिन नर्मदा, सोन और बेतवा जैसी नदियां इन श्रृंखलाओं से होकर गुजरती हैं। अब बात करें छोटा नागपुर पठार की, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में फैला हुआ है। यहाँ की रांची और राजमहल की पहाड़ियां ऊंचाई में कम, लेकिन खनिज और जल संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं। यहीं से दामोदर, कोयल और शंख नदियां निकलती हैं, जो आगे चलकर सोन और गंगा में मिल जाती हैं। हम भारत के पूर्व में मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर की तरफ जाएं, तो यहाँ की पहाड़ियां ज्यादा ऊंची तो नहीं होती, पर बहुत घनी और हरियाली से भरपूर होती हैं। ये इलाके बरसात में पूरी तरह से नदी झरनों से भर जाते हैं। यहाँ से निकलती नदियां जैसे तियाव, टुईवल और बराक नदी, जो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर बहती हैं। पश्चिम की ओर गुजरात में गिरनार पर्वत और सौराष्ट्र की पहाड़ियां हैं। गिरनार की ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। यहीं से छोटी नदियां जैसे ओझा और शतरुंजी निकलती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। भारत की हर नदी किसी न किसी पर्वत की कोख से निकली होती है। गंगा हिमालय से, यमुना यमुनोत्री से, ब्रह्मपुत्र तिब्बती पठार से, नर्मदा सतपुड़ा से, गोदावरी नासिक के ब्रह्मगिरी से, कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, कावेरी कुर्ग के ब्रह्मगिरी से। ये सभी पर्वत नदियों की जननी हैं, और ये नदियां भारत की आत्मा। हर पर्वत और हर नदी का एक गहरा रिश्ता होता है। नदी निकलती है, पर्वत उसे दिशा देता है, और आगे चलकर वही नदी मैदानों को जीवन देती है। यही भारत का भूगोल है, यही इसकी रचना है।